औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे साथियों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज से गुजार रहे होंगे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। मैं जैसे कि आप अक्सरियत आप में से जानती है कि मैं प्रोफेशन के लिहाज से एक टीचर हूँ। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में मैं पढ़ाती रही और पढ़ा रही हूँ। मेरा वास्ता क्योंकि बहुत से स्टूडेंट से पड़ता है, तो मेरी पूरी ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी टीचिंग में जो सब्जेक्ट मेरे ज़िम्मे है मैं उसको भी बहुत बेहतरीन अंदाज से पढ़ाऊँ और उसके अलावा मैं अपने स्टूडेंट की तरबियत भी करूँ, ताकि वो ना सिर्फ अपने सब्जेक्ट में अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स लेकर पास हों और किसी अच्छे प्रोफेशन की तरफ जाएं, बल्कि ये कि वो एक अच्छे इंसान की हैसियत से भी माशरे में अपने आप को मुतारफ़ करवा सकें। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही। लेकिन आप सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एक स्टूडेंट या एक तालिब इल्म हमारे पास टीचर्स के पास जो वक्त गुजारता है वो बहुत कम होता है। यानी 6 या 7 घंटे वो एक स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में गुजारेगा और एक उस्ताद के पास, जो एक टीचर उन्हें पढ़ाने के लिए आता है, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा उसका 1 या 2 क्लासेस वो टीचर ले रहा होता है। लेकिन ज़्यादा वक्त एक बच्चे का अपने वालिदैन के साथ गुजरता है। मैं आज जिन बच्चों के हवाले से बात करना चाहती हूँ वो तकरीबन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस एज ग्रुप के बच्चे हैं। और ये वो एज ग्रुप है कि जहाँ पर बच्चों को तरबियत की बेइंतहा ज़रूरत होती है। ये वो एज है कि जिस एज में अगर बच्चों पर तवज्जो ना दी जाए, प्रॉपर तवज्जो ना दी जाए, तो वो बहुत बिगाड़ की तरफ भी जा सकते हैं। यानी इस उम्र की तरबियत बच्चों की तरबियत जो है वो उनको बेहतर इंसान, बल्कि बेहतरीन इंसान बना सकती है अगर उन पर तवज्जो दी जाए, असातिज़ा की तरफ से भी। लेकिन इस वक्त मैं ज़िक्र सिर्फ वालिदैन के हवाले से करना चाहती हूँ कि वालिदैन की तवज्जो जो है वो बच्चों की तरबियत में एक भरपूर किरदार अदा करती है। वालिदैन किस तरह से अपने बच्चों को तवज्जो दें, किस तरह से उनको टाइम दें, या किस तरह से क्या रवैया रखें जिसकी वजह से उनके औलाद जो है वो बेहतरीन इंसान के तौर पर माशरे में आ सकती है। मैं जिस एज ग्रुप के बच्चों की बात कर रही हूँ, ये वो एज ग्रुप है कि जिसमें अमूमन बच्चे अपने बहुत से मसाइल लिए हुए होते हैं। ये वो उम्र होती है जिसमें उनकी शख्सियत बन रही होती है और वो उनकी शख्सियत के बनने या बिगाड़ने में बहुत हद तक हाथ जो है वो उनके वालिदैन का होता है। यानी वो बच्चे जब बहुत से मसाइल अपने इर्द गिर्द देखते हैं या बहुत से सवालात उनके जहन में होते हैं, तो वो उन मसाइल को, उन सवालात के जवाब जो हैं वो किसी से हासिल करना चाहते हैं। लिहाजा अगर अब वालिदैन का रवैया उनकी औलाद के साथ दोस्ताना और मुशफ़क़ाना होगा, तो वो बच्चे यकीनन अपने तमाम मसाइल लेकर अपने वालिदैन के पास आएंगे। ये ज़हन में रखिएगा कि बच्चे जो हैं वो, उनको अपने वालिदैन की हर वक्त ज़रूरत रहती है, चाहे वो बिल्कुल गोद का बच्चा हो या वो बिल्कुल ग्रोन अप औलाद हो, बच्चा हो, उसको हमेशा अपने वालिदैन की हर कदम पर ज़रूरत रहती है। और वालिदैन जो है इस सिलसिले में भरपूर किरदार उस वक़्त अदा कर सकते हैं कि जब वो अपने बच्चों के साथ एक रोब और दबदबे का रवैया भी रखें, लेकिन उसके साथ दोस्ती का रवैया जो है वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे अपना हर मसला जो है वो अपने वालिदैन के सामने पेश करें। क्योंकि मैं एज ए टीचर मैं देखती थी कि मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स अपने बहुत से मसाइल लेकर आते थे, जिनमें फीमेल भी थे, मेल भी थे। फ़ीमेल की तादाद ज़्यादा होती थी जो अपने मसाइल मेरे पास लेकर आती थी। तो मैं जब उनके मसाइल का हल उन्हें देती थी या उनको उस चीज़ के लिए हौसला अफजाई करती थी या उनको हौसला देती थी उन परेशानियों से बचने के लिए, तो मैं सोचती थी कि अगर इनके सामने मैं मौजूद नहीं होंगी तो यकीनन ये किसी और के पास मसला लेकर जाएंगी। और इस तरह से नफसियाती मसाइल में जकड़े हुए बच्चे जब घरों से बाहर निकल के लोगों से अपने मसाइल हल करवाने के लिए राब्ता करते हैं, तो फिर यकीन करिए कि इर्द गिर्द हमारे माशरे में हर कोई इतना सुलझा हुआ इंसान नहीं होता कि जो उनको सही मशवरा दे। हमारे यहाँ दूसरों के मसाइल और दूसरों की परेशानियों से नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले लोग भी इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, जिनके हत्थे अगर आपका बच्चा चढ़ जाता है तो फिर वो सिर्फ तबाही की तरफ जाएगा और उसकी कोई मंजिल नहीं होगी। लिहाजा बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखना, ये दोनों
वालिदैन ही का फ़र्ज़ बनता है कि वो इस तरह से अपने बच्चों के साथ रहें कि वो अपना हर मसला बताएं। ऐसे मसाइल भी कि जो उन्हीं की गलतियों की वजह से सामने आ गए, यानी औलाद ही से कुछ ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से सामने कोई मसला आ गया, अब उसका सलूशन उन्हें नहीं मिल रहा, तो माँ बाप के साथ उनका ऐसा रवैया दोस्ताना ताल्लुक़ होना चाहिए कि वो अपना मसला अपने वालिदैन के पास लेकर आएँ और इस उसके साथ सोच के साथ कि बच्चों का ये मसला वालिदैन हल करेंगे, ना कि उनको तानाज़नी करेंगे, उनको परेशान करेंगे, उनको डांट डपट करेंगे, उनकी पिटाई करेंगे। वो जब ये सोचते हैं कि ये अगर मैंने बता दिया कि मुझसे ये गलती हो गई और उसके लिए उसकी वजह से मेरे सामने ये मसला है, और फिर उसके बाद अगर वालिदैन को पता चला तो वो यकीनन उसकी पिटाई करेंगे या उसको नाराज़ होंगे या उसको गुस्सा करेंगे, तो बच्चे फिर ऐसे मसाइल अपने वालिदैन के पास नहीं लेकर जाते। लिहाजा दोस्ताना रवैया जब रखा जाएगा बच्चों के साथ, वो अपना हर मसला जो है अपने वालिदैन के साथ उनके शेयर करेंगे। और वालिदैन को इस सिलसिले में हद से ज़्यादा सख्ती जो है वो रवा नहीं। वालिदैन सख्ती ज़रूर करें, अपने औलाद की बेहतरी के लिए, तरबियत के लिए उनको सख्ती करनी पड़ती है, लेकिन सख्ती एक हद तक। हद से ज़्यादा जब आपकी सख्ती बढ़ती है तो आपकी औलाद में बगावत पैदा हो जाती है, बुज़दिली पैदा हो जाती है, वो डरने लगते हैं, उनमें एहसास कमतरी आ जाता है, या वो इस कदर बागी हो जाते हैं कि वो आपको कुछ समझते ही नहीं। लिहाजा ये दोनों सूरत हाल से बचाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप बच्चों के साथ सख्ती करें, लेकिन इस हद तक कि जिसको वो बर्दाश्त कर सकें और जो कि उनकी शख्सियत को तबाह ना करे। अब जिस एज ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, इसी एज ग्रुप में एक ऐसा दौर भी आता है कि बच्चों ने पढ़ाई के बाद आगे अपना प्रोफेशन चूज़ करना होता है। यानी आप एक बच्चा जब मैट्रिक कर लेता है तो उसके बाद आगे उसने क्या करना है, कौन सी फील्ड अख्तियार करनी है, ये फिर उसके सामने एक सवालिया निशान होता है, जिसमें अक्सर हमारे वालिदैन जो हैं वो बच्चों को प्रेशराइज़ करते हैं कि आपने ये काम करना है। यानी आप अब मैट्रिक के बाद आपको ये सब्जेक्ट लेने हैं क्योंकि आपने डॉक्टर बनना है, आपको ये सब्जेक्ट लेने हैं क्योंकि आपको इंजीनियर बनना है, आपने ये सब्जेक्ट लेने हैं कि आपको प्रोफेसर बनना है। जब इस तरह की वालिदैन बच्चों के ऊपर पाबंदियां लगा लेंगे कि आपने यही सब्जेक्ट पढ़ना है क्योंकि आपको ये हमने बनाना है, तो ये बहुत से मसाइल क्रिएट करता है हमारे बच्चों में। क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, अपनी एक शख्सियत है, अपनी एक सोच है, उनको उनकी सोच के मुताबिक चलने का मौका दें। अगर उनके जहन में सोच है कि वो कुछ बनना चाहते हैं, आगे जाकर अपनी मर्ज़ी से कोई प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वालिदैन उनके रास्ते में हाइल ना हो, वो उनको उनकी मर्ज़ी के सब्जेक्ट लेने दें, उनको उनकी मर्ज़ी के प्रोफेशन की तरफ जाने दें। क्योंकि जो वो शौक़ से बच्चा करता है, अपनी मर्ज़ी से जो एक बच्चा करेगा, वो किसी के प्रेशराइज़ करने से वो काम कभी भी कामयाबी तक नहीं पहुंच सकता। लिहाजा वो कौन से सब्जेक्ट पढ़ें, वो कौन से प्रोफेशन में जाएं, बच्चों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक छोड़ दिया जाए ताकि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के रास्ते तलाश कर सकें। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर चॉइस करने की, चूज़ करने की कोई सलाहियत नहीं होती, फ़ैसला करने की सलाहियत नहीं होती, तो ऐसे बच्चों के लिए वालिदैन ज़रूर गाइडेंस दें ताकि वो उनको किसी प्रॉपर लाइन की तरफ ले जा सकें। मैं अपने इस पूरे जो टीचिंग करियर है उसमें मैंने कई दफ़ा ऐसे बच्चों को देखा कि जो नहीं चाहते थे एक सब्जेक्ट पढ़ना, लेकिन ज़बरदस्ती उनको उस सब्जेक्ट में डाला गया, जिसकी वजह से वो हर वक्त नाकाम होते थे, उसमें फेल हो गए या मार्क्स कम आ गए, जिसकी वजह से उनके अंदर एक नेगेटिव तासुर भरता था, और वो ये कि वो नालायक हैं, वो नाअहल हैं। हालांकि कोई भी बच्चा नाअहल, नालायक नहीं होता, हर किसी के अंदर अपने अपने गट्स और टैलेंट मौजूद होता है, लेकिन हम उनको गलत रास्ते की तरफ डाल देते हैं। गलत रास्ते से मुराद ये कि किसी ऐसी लाइन में हम उनको लेके जाना चाहते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो यकीनन उनके लिए वो रास्ता है जहां पर वो सवाए नाअहली के कुछ भी नहीं दिखा सकेंगे और उनका अपना जो टैलेंट है वो कहीं दब कर रह जाएगा। जिस तरह से वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने शौक के मुताबिक, वैसे वो नहीं कर सकेंगे, और फिर आखिरकार उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डैमेज होकर रह जाती है और वो अपने आप को नाअहल और नालायक समझने लगते हैं। लिहाजा बच्चों को उनकी पसंद का प्रोफेशन चूज़ करने दें, उनके पसंद के सब्जेक्ट्स लेने दें, उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आगे बढ़ने दें। फिर एक और मसला जो मेरे सामने अक्सर आया, और मेरी स्टूडेंट्स मेरे सामने वो प्रॉब्लम लेकर अक्सर मेरे पास आया करती थी, फ़ीमेल स्टूडेंट की मैं इस वक्त बात कर रही हूँ,
کہ वैसे तो औलाद को अक्सर अपने वालिदैन के साथ शिकवे शिकायत लगे ही रहते हैं, जो काफ़ी हद तक नाजायज़ भी होते हैं उनकी अपनी सोच के मुताबिक। लेकिन वो मसला जो मेरी स्टूडेंट्स मेरे पास अक्सर लेकर आया करती थीं, मुझे काफ़ी हद तक वो जायज़ लगा। यानी उनका वो परेशानी, उनकी उनकी वो शिकवा और शिकायत जो है वो मुझे काफ़ी हद तक जायज़ लगा। वजह वो क्या थी, बात क्या थी कि वो अक्सर मुझसे कहा करती कि मैडम हमारी माएँ जो हैं वो यानी इक्वली वो सारी इकट्ठी की मैं बात नहीं कर रही, यानी इंडिविजुअली कभी कभी कोई बच्ची मेरे पास आ रही, कभी कोई बच्ची आ रही है, लेकिन अलहदगी में जब मेरे साथ मसला डिस्कस करती तो उनका तकरीबन ये एक मसला होता था कि वो जो अपनी माएँ हैं उनसे वो काफ़ी हद तक उनके रवैयों से परेशान होती थी। और मैं जब पूछती कि उनका इस तरह का रवैया क्यों है, तो वो बताती कि मैडम वो हर वक्त हमें ये कहती रहती हैं कि अगर तुमने ये काम सही ना किया तो अगले घर में जाकर क्या करोगी, तुम देखो कोई भी बात करे तुम फ़ौरन जवाब दे देती हो, अगले घर में तुमने ऐसे कहा तो वो तुम्हें घर से निकाल देंगे, फिर ये कि तुमने इस तरह से ज़िंदगी गुजारी तो अगले घर में जाकर क्या करोगी। तो मैडम हर वक्त ये हमसे कहते रहते हैं, हम बड़े परेशान हो जाते हैं इस रवैये से, वो हर वक्त हमसे नाराज़ ही रहती हैं। तो मैं ऐसी माँओं से कहना चाहती हूँ कि खुदा के लिए अपनी बच्चियों की ट्रेनिंग मत कीजिए अगले घर की। आपकी बेटी, आप अगर उसको बेहतरीन इंसान बना देती हैं, उसकी तरबियत करती हैं कि वो एक बेहतरीन इंसान बने, तो आप यकीन करें कि बहैसियत इंसान वो हर रिश्ते को निभाने की अहलियत रखती है। अगर वो बेहतरीन इंसान बन जाएगी तो वो बेहतरीन बेटी भी होगी, बेहतरीन बेटा भी होगा। अगर वो बेहतरीन इंसान बन जाएगा तो वो यकीनन बेहतरीन बहू भी बनेगी, बेहतरीन भाभी भी बनेगी, बेहतरीन बीवी भी बन जाएगी। लड़का बेहतरीन दामाद भी बनेगा, बेहतरीन बेटा भी बनेगा, बेहतरीन शौहर भी बनेगा, यानी और बेहतरीन माँ बाप भी बन जाएंगे जब उनकी बेहतरीन अंदाज से तरबियत होगी कि वो इंसान बने। जब एक लड़की को पर्टिकुलर एक ही रास्ते की तरफ आप तरबियत देते हो कि आपने आगे जाके दूसरे घर को संभालना है और दूसरे घर में जाकर एक मकाम बनाना है, तो आप यकीन करें कि कई लड़कियां इस बात से चिढ़ जाती हैं और वो परेशान हो जाती हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि जब वो उस घर में पहुंच जाती हैं शादी के बाद, तो कई दफ़ा बहुत से मसाइल उनको देखना पड़ते हैं। तो ऐसी लड़कियों पर फिर मेरा दिल दुखता है कि आधी ज़िंदगी उन्होंने माँ की ट्रेनिंग में सख्तियाँ सहते हुए गुजार ली और आधी ज़िंदगी जो है उन्होंने ससुराल में प्रैक्टिकल करते हुए सख्तियाँ सहते हुए गुजार ली, तो उनकी अपनी ज़िंदगी सुकून से कब गुजरेगी। लिहाजा अपने माँ बाप के घर में बेटी को सुकून से रहने दें, उसको उसकी बेहतरीन तरबियत करें, अच्छा इंसान बनाएं, उसको किसी भी अगले घर की ट्रेनिंग ना दें। वक्त के साथ साथ वो लड़की सब कुछ सीख जाती है। मैंने खुद ऐसी लड़कियों को देखा जो अपने माँ बाप के घरों में इंतहाई केयरलेस और लापरवाही की ज़िंदगी गुजारने वाली लड़कियाँ अपने ससुराल में आकर वो बहुत ही बेहतरीन किरदार अदा कर रही होती हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें देखी कि कई बहुत ही केयरफुल लड़कियाँ जो अपने माँ बाप के घर में बेहतरीन किरदार अदा करने वाली, ससुराल में जाकर वो बहुत ही ज़ीरो कैरेक्टर की बन जाती हैं। लिहाजा आपकी ट्रेनिंग जो है वो कोई काम नहीं देती, लड़की की अपनी सोच जो है वो चलती है। जब वो बेहतरीन इंसान के तौर पर बड़ी होती है तो उसको खुद पता चलता है कि उसने किस रिश्ते के साथ किस तरह से निभाव करना है। लिहाजा इस तरह से मैंने कई दफ़ा ऐसी लड़कियों को देखा कि जो फिर एक तरह से जब घर में हर वक्त उनको ससुराल के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है कि अगले घर की ट्रेनिंग दी जाती है, तो कई लड़कियां नफसियाती तौर पर इस कदर वो परेशान हो जाती हैं कि वो उस घर को अपना दुश्मन और उस घर वालों को अपना दुश्मन समझने लगती हैं। और वहाँ पर जाकर उनका पहली सोच यही होती है कि हमने इस घर वालों को ज़ेर करके रखना है, और उसके बाद फिर वो अपने नेगेटिव कामों में शुरू हो जाती हैं। कई दफ़ा माएँ अपनी मिसालें देती हैं कि मेरे ससुराल में मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो तुमने भी आगे जाकर इस चीज़ का ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं कि जो माँ का ससुराल था, जो माँ का घर वालों का रवैया था, वैसा ही उसकी बेटी के घर वालों का भी रवैया हो, वैसे ही उसकी बेटी के ससुराल वाले भी हों। लिहाजा उसको अपने एक्सपीरियंसेस पे ट्रेंड मत करें, उसको सिर्फ ज़िंदगी गुजारने के, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाएं, बेहतरीन इंसान बनाएं, आगे की ज़िंदगी वो बेहतरीन अंदाज में खुद ही गुजार लेगी। इसी तरह से मैंने लड़कों को देखा कि मेरे पास अमूमन यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के थे जिन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुझसे अपना मसला शेयर किया, और उन्होंने कहा कि मैडम मैं जहाँ पर ट्रेनिंग दिया करती थी M.Ed के स्टूडेंट्स को, तो वहाँ पर क्योंकि स्टूडेंट्स मास्टर्स करके मेरे पास आते थे, तो उनमें से चंद एक स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि मैडम जब हम कभी तैयार होकर सुबह घर से निकलते हैं तो हमारे वालिद साहब हमें बड़े तंज़िया नज़रों से देखते हैं। और फिर एक बच्चे ने मुझसे कहा कि मैडम
वो वालिद साहब यूँ तंज़िया नज़रों में देखकर मुझे कहते हैं बड़ा तैयार होके जा रहे हो, ऐसे जैसे पता नहीं कितना कमा के ला रहे हो। तो मैडम मैं क्या करूँ, जब जॉब मुझे मिलती नहीं तो मैं क्या करूँ? फिर इसी तरह से एक बच्चा मुझे कहने लगा कि मैडम खाना खाते हुए मैं हेजिटेट होता हूँ, झिझकता हूँ, मैं सोचता हूँ वालिद साहब बड़े घूर-घूर के मुझे देखते हैं कि मेरी कमाई पे कब तक बैठोगे, कब तक खाओगे, अपने हाथ-पाँव भी चलाओ। तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस तरह से फिर क्या करूँ, कैसे जॉब हासिल करूँ? तो मेरे ऐसे वालिदैन से दरख्वास्त है कि आप अपने बेटों को कभी भी ताना मत दें उनकी बेरोज़गारी का। आप यकीन करें कि आजकल के दौर में रोज़गार हासिल करना इतना आसान काम नहीं, लिहाजा बच्चों को इनकरेज करें, उनको काम करने के तरीके सिखाएं, उनको आप बताएं कि वो कौन सा काम करके खुद को अपने पाँव पर खड़ा कर सकते हैं जब तक कि उनको प्रॉपर जॉब नहीं मिलती, बजाय इसके कि उनको ताना दें, उन पे तंज करें। इस तरह से उन लड़कों की पर्सनैलिटी हमेशा के लिए डाउन हो जाती है और आप देखते हैं कि उसी लड़के ने आगे जाके अपनी ज़िंदगी में बहुत से काम करने होते हैं, एक पूरी फैमिली को संभालना होता है। तो जब आप उसको शुरू में ही ज़हनी मरीज़ बना दोगे, नफसियाती मरीज़ बना दोगे, तो आगे जाकर क्या अपने बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी को उठाएगा और निभाएगा। लिहाजा लड़कों को बिल्कुल भी उनकी रोज़गार के हवाले से ताने और तिश्ने ना दें, बल्कि वालिद की ये जिम्मेदारी है कि वो उनको तौर तरीके सिखाए कि कोई बात नहीं, अगर आपको अपनी जॉब नहीं मिल रही तो आपको छोटा मोटा कारोबार शुरू कर ले, कुछ ना कुछ आप मसरूफियत आपकी रहेगी। आजकल के दौर में ट्यूशन सेंटर्स का बड़ा रिवाज है, लोग घरों में ट्यूशन पढ़ाते हैं, घरों में जाकर लड़के ट्यूशन पढ़ाते हैं। उनको इस बात के लिए आमादा करें कि आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें, ताकि कम से कम आप अपना जेब खर्च निकाल रहे हैं। बच्चों को तानाजनी करके उनको परेशान ना करें, ना लड़कियों को और ना लड़कों को। इस तरह से आप उनको नफसियाती मरीज़ बनाकर आगे की तरफ बढ़ा रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे यहाँ माशरे में एक और सिलसिला आता है हमारे बच्चों की ज़िंदगी में, वो ये कि उनके शादी ब्याह का सिलसिला शुरू होता है। यानी जब उन्होंने आगे से उनके लिए लाइफ पार्टनर चुना जा रहा होता है, तो उसमें भी माँ बाप अपनी मर्जी दिखाते हैं। वो ये कहते हैं, माँ की ख्वाहिश होती है उसके रिश्तेदारों में से शादियां हों बच्चों की, बाप की ख्वाहिश होती है उसके रिश्तेदारों में से बच्चों की शादियां हों, और कई दफ़ा उनके आपस में इस सिलसिले में ही मियाँ बीवी के क्लैशेस आ जाते हैं। इस सिलसिले में कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चों से उनकी राय नहीं पूछी जाती कि वो किस बात के लिए राज़ी हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बेटियों के सिलसिले में अक्सर ऐसा होता है कि उनको खबर भी नहीं होती कि उनकी कहाँ शादी हो रही है, और उनकी राय लिए बगैर माँ बाप जो हैं वो रिश्ते तय कर लेते हैं। ये जहन में रखिएगा कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी बीबी फातिमा से मशवरा लिया था उनकी शादी के सिलसिले में, तो फिर हर माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपनी बेटियों से उनकी शादी से पहले उनसे सलाह ज़रूर कर ले, उनकी राय ज़रूर ले ले और उसके मुताबिक वो काम करे। इसी तरह बेटे की राय लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो उन बच्चों ने अपनी गुजारनी होती है, लिहाजा उनकी राय और उनकी मर्ज़ी जो है वो ज़रूर शामिल होनी चाहिए। फिर कई दफ़ा इस तरह होता है कि हमारे यहाँ बाज़ औक़ात बच्चे अपनी पसंद का इजहार करते हैं वालिदैन के सामने कि वो अपनी लड़का या लड़की जहाँ वो पसंद करते हैं कि वहाँ हम शादी करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में भी वालिदैन जो है अक्सर वालिदैन नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। वो इस चीज़ को अपनी अना का मसला बना लेते हैं कि बच्चे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शादी क्यों करें, उनको वालिदैन की मर्ज़ी के मुताबिक करनी चाहिए। लिहाजा बहुत से मसाइल क्रिएट किए जाते हैं बच्चों के लिए, जिसके फिर बहुत से गलत नतीजे भी निकलते हैं। बहुत तो नहीं, लेकिन अक्सर तो मैं नहीं कहूँगी, कम ही ये सिलसिले होते हैं, लेकिन फिर ये कि लड़के और लड़कियाँ जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से फिर कोर्ट मैरिजेस कर लेते हैं, फिर वालिदैन बाद में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इस सिलसिले में। तो बेहतर ये है कि आप बच्चों की मर्ज़ी मालूम करें, जहाँ वो शादी करना चाहते हैं आप उनकी शादी करें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार लें। हाँ, कई दफ़ा इस तरह होता है कि बच्चे या बच्ची की ऐसी पसंद होती है जो कि मयारी नहीं होती, तो वालिदैन को चाहिए कि वो तरीके से अपनी बेहतरीन बातों से अपने बच्चों को कन्विंस करें उस चीज़ के लिए कि जो उन्होंने चूज़ किया वो उनके लिए बेहतर नहीं। लेकिन अगर बच्चे कन्विंस नहीं होते तो फिर उन पर सख्ती और ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, बल्कि उनको मर्ज़ी के मुताबिक छोड़ दें। आपकी दुआएं बाज़ औक़ात उनके गलत फैसलों को भी सही कर सकती हैं, और अगर खुदा न खास्ता उन्होंने कोई परेशानी देखी तो कम से कम वो उसकी जिम्मेदारी उन बच्चों पर खुद आयद होगी। माँ बाप जो है इससे बरी ज़िम्मा होंगे, लेकिन माँ बाप के किए हुए फैसलों के बाद अगर बच्चों ने कोई परेशानी देखी तो वो सारी ज़िंदगी फिर माँ बाप को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। लिहाजा इस मामले में भी बच्चों की राय ले जाए और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनको ज़िंदगी गुजारने के मौके मुहैया किए जाएँ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज से गुजारें। और उसके
بعد یہ نہیں کہ والدین کی ذمہ داری یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اور اولاد کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں. اولاد مرتے دم تک والدین کی ذمہ داری رہتی ہے اور والدین جو ہیں ان کو آخری دم تک ان کو بہترین صلاح اور مشورہ اور ان کو تحفظ اور ان کی بہترین ساتھی ان کے بن سکتے ہیں. کیونکہ زندگی میں پھر بہت سی اونچائیاں اور نچائیاں آتی ہیں. کئی دفعہ آپ کو بہت سی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ آپ کی پریکٹیکل لائف جو ہوتی ہے, آپ کی جو نوکری کی زندگی ہوتی ہے, یا آپ کی جو کاروباری زندگی ہوتی ہے, یا آپ کی شادی شدہ جو زندگی ہوتی ہے, اس میں بہت سارے اتار چڑھاؤ اولاد کو دیکھنا پڑتے ہیں. اور ہر صورت میں والدین کا ساتھ جو ہے وہ اولاد کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کسی بھی موقع پر اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے یہ کہتے ہوئے کہ اب یہ تمہارے مسائل ہیں, تم خود ہی برداشت کرو اس کو, یا خود ہی اس کا سلوشن نکالو. اگر آپ کی اولاد آپ کے پاس آتی ہے اپنے مسائل کو لے کر, تو آپ کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ آپ ان کے مسائل کو سلجھائیں, اور بجائے اس کے کہ ان کے غلط فیصلوں پر ان کو طعنہ زنی کریں, ان کو پریشان کریں, آپ ان کی وہ اس غلط فیصلوں کو سائڈ پر رکھ کر آپ نئے سرے سے ان کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. تو یقیناً آپ ایک بہترین والدین کے طور پر اپنے اولاد کے دل میں ہمیشہ کے لیے جگہ بنا لو گے. یہ کچھ باتیں ہیں والدین کے فرائض کے متعلق جو میں نے وقتاً فوقتاً مختلف چھوٹے چھوٹے سے لیکچرز میں آپ کو دی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی میری یہ باتیں. اور اولاد کے کیا حقوق ہیں, اگر میں یہ جتنی بھی باتیں میں نے کی کہ اگر ایک والدین جو ہیں وہ اپنے اولاد کو صحیح طریقے سے ان کے آنے سے پہلے قبول کرتے ہیں, چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, دونوں صورتوں میں. پھر اس کے بعد یہ کہ اس کی تمام ضروریات کا اپنی استطاعت کے مطابق صحیح خیال رکھتے ہیں, ان کو بہترین ماحول دیتے ہیں, ان کو صحیح تحفظ دیتے ہیں, ان کی تربیت کرتے ہیں, ان کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھتے ہیں, رویہ رکھتے ہیں, ان کے تمام مسائل جو ہیں وہ بہترین طریقے سے ان کا سلوشن دیتے ہیں. آگے زندگی میں انہوں نے پڑھائی لکھائی میں کیا کرنا ہے ان کو ایک اوپن چوائس دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ شادی بیاہ کے معاملات میں ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں. شادی بیاہ کے بعد یا نوکریوں کے بعد, کاروبار کے بعد جو ان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں اس میں ان کا مکمل ساتھ دیتے ہیں, اور اپنی طرف سے پوری طرح اپنا وہ کردار ادا کرتے ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد والدین کو کی اطاعت گزاری کا حکم دیا اور والدین کے حقوق رکھے. تو یقیناً وہ ایسے والدین جو ہیں وہ انتہائی قابل ستائش ہیں, اور ان کو یقیناً اس چیز کا حق حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ان کی اطاعت کی جائے. میری ان باتوں پر ضرور غور کیجیے گا اور اپنی رائے سے مجھے آگاہ کرتے رہیے. میں انتظار کروں گی آپ کی رائے کا. مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.